तो आरबीआई गवर्नर की एक और पॉलिसी और यहाँ पर 25 बेसिस पॉइंट दरों में इजाफे का बड़ा ऐलान यहाँ आरबीआई की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया है। रेपो रेट में 0.25% का इजाफा हुआ है, 6.5% पर आ गई है। एमपीसी ने 4:2 की रेशियो में, यानी कि मेजॉरिटी जो एमपीसी के मेंबर्स थे, छह मेंबर्स में से 4 मेंबर्स ने कहा कि दरों में अभी भी इजाफा करने की जरूरत है। स्टांस में कोई बदलाव नहीं। तो विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन जो स्टांस आरबीआई गवर्नर का रहा है या फिर एमपीसी का रहा है वो बरकरार है और ये है फिलहाल आपके लिए इस समय की बड़ी हाईलाइट। हालांकि आप ध्यान दीजिएगा, सीपीआई इन्फ्लेशन का टारगेट FY24 के लिए 5.3% रखा गया है। रियल जीडीपी ग्रोथ का जो टारगेट है आरबीआई कह रहा है 6.4% के आसपास रहेगा। आरबीआई कह रहा है कि यहाँ पर थोड़े से संकेत ग्लोबल मार्केट्स में जो बिगड़े थे उनमें सुधार जरूर देखने को मिला है, लेकिन अभी भी आरबीआई सतर्क रहेगा अपने इन्फ्लेशन आउटलुक को लेकर और इन्फ्लेशन को ही नियंत्रण में रखने के लिए सभी कदम उठाए जाएंगे। तो ये फिलहाल बड़े बयान आते हुए कुछ और हाइलाइट्स आपके लिए लेकर आएंगे और वो ग्राफिक्स में आपके सामने पेश भी हो रहे हैं। मार्केट इस बीच देखिए, निफ्टी बैंक लगभग 200 पॉइंट ऊपर था आरबीआई गवर्नर के स्पीच से पहले, धीरे धीरे करके ऊपरी लेवल से फिसला है। अब सिर्फ 45 अंकों की ही बढ़त रह गई है और खासतौर से निफ्टी अगर आप देखिए 100 पॉइंट के गेंस को होल्ड कर रहा है। तो ये मार्केट का पहला रिएक्शन। लेकिन हमारे जानकार इस पॉलिसी को कैसे पढ़ रहे हैं उनको अब जोड़ना शुरू करते हैं। हम बात कर रहे थे सुनील सुब्रमण्यम, अदिति नायर से, मेरे साथ अब लक्ष्मी अय्यर, संजय सिन्हा, डीके जोशी भी जुड़ गए हैं और राजेश पालविया से मार्केट पर भी एक चेक लेंगे। आप सभी का स्वागत है। उम्मीद तो थी कि शायद अगर रेट हाइक होता है तो स्टांस को लेकर कुछ बयान आएगा या फिर कुछ हिंट मिलेगा कि अगली पॉलिसी में क्या होना है। फिलहाल वैसे हिंट्स तो मैंने नहीं पढ़े, लेकिन जोशी साहब वेरी क्विकली 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक अनुमान के मुताबिक? बिल्कुल अनुमान के मुताबिक, और स्टांस जो उन्होंने नहीं चेंज किया वो भी हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि वो अभी नहीं करेंगे, क्योंकि महंगाई की दर अभी तक पूरी तरह काबू में नहीं आई है और वो अभी अपने सारे ऑप्शंस ओपन रखना चाहते हैं। जी हाँ, और उसी महंगाई को लेकर आरबीआई गवर्नर ने पहले काफी चिंता जताई है। लक्ष्मी अय्यर, आप कैसे देख रही हैं इस पर्टिकुलर पॉलिसी को, जहां पर आरबीआई साफ तौर से कहता है कि भारतीय इकोनॉमिक एक्टिविटी रिजिलिएंट है, जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव में चैलेंजेस थे वो चैलेंजेस कम जरूर हुए हैं, लेकिन हमारे लिए कच्चा तेल एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा जहां पर वॉलेटिलिटी कायम रहेगी। क्या उसी के पर्सपेक्टिव में वो इन्फ्लेशन एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है अभी भी? जी हाय, गुड मॉर्निंग। हाँ, तो मार्केट के हिसाब से पॉलिसी प्रिटी मच एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही थी। और अगर आप देखेंगे जो महंगाई के आंकड़े हैं, उन्होंने हेडलाइन इन्फ्लेशन को हल्का सा नीचे बतलाया है। मार्केट की उम्मीद है जो ये जो क्वार्टर में है शायद इन्फ्लेशन आरबीआई के फोरकास्ट के नीचे रहेगी, पर ये भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि उन्होंने कहा है कि ग्लोबली चीजें थोड़ी क्लियर हो रही है, लेकिन हमारा जो विजिलेंट एक्ट है वो हम उसको हटा नहीं सकते, इसलिए उन्होंने स्टांस भी उन्होंने विड्रॉ नहीं किया, जो कि हल्की सी मार्केट क्षेत्र में उम्मीद थी कि शायद वो स्टांस निकल जाए। तो आई थिंक ऑन बैलेंस एक स्टेबल पॉलिसी रहा है और यहाँ से ग्लोबल आंकड़े कैसे दिखाई देते हैं, कैसा कारोबार यहाँ पे करना चाहिए, वो ग्लोबल और जो डोमेस्टिक फैक्टर्स का एक इंटरप्ले रह सकता है गोइंग फॉरवर्ड। ग्लोबल फैक्टर्स, डोमेस्टिक फ्रंट पर ऑफ कोर्स फूड इन्फ्लेशन काफी सॉफन हुआ है, उसका वाकया भी साफ करते देते हुए नजर आए थे गवर्नर साहब। लेकिन सुनील सुब्रमण्यम, भारतीय बाजार और इक्विटी मार्केट्स इस पॉलिसी को कैसे पढ़ेंगे? क्योंकि आप देखिए निफ्टी बैंक थोड़ा सा कूल ऑफ हो चुका है। ऑफ कोर्स ये इंस्टेंट रिएक्शन है, आगे कुछ और डिटेल्स होपफुली अगर बेहतर होते हैं महंगाई के मोर्चे पर तो शायद रिकवरी भी आएगी, लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट अगर ये एब्सोल्युटली इनलाइन पॉलिसी है तो मार्केट्स के लिए कुछ नहीं है। नहीं, मैं कहूँगा कि इसमें इनलाइन पॉलिसी की रेट हाइक थी, मगर शायद मार्केट ये भी एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये लास्ट रेट हाइक होगा, ऐसा कुछ ऐलान उन्होंने ये नहीं बताया। उन्होंने अभी भी कहा कि 4% के कंफर्ट जोन के ऊपर
ट्रेड हो रही है इन्फ्लेशन। और उन्होंने बताया कि फूड और फ्यूल को निकालकर कोर इन्फ्लेशन जो है अभी भी स्टिकी है, तो यानी और एक रेट हाइक शायद हो सकता है। ये उन्होंने डोर ओपन, दरवाजा खोल के रखा है कि वो कर सकते हैं। तो ये शायद मार्केट के लिए एक उम्मीद है कि 25 कर दे और पॉज का भी अनाउंस करे, वो नहीं हुआ। क्योंकि इसके साथ कारण ये भी है कि जो ग्रोथ के आंकड़े पीएमआई के देखिए या सर्विसेज की एक्सपोर्ट्स की देखिए, ग्रोथ के आंकड़े इंडियन इकोनॉमी में अच्छे आ रहे हैं। तो क्या ग्रोथ रिलेटेड, डिमांड रिलेटेड इन्फ्लेशन भी आके दबाव दे सकता है इन्फ्लेशन के ऊपर? ये भी एक कंसर्न उन्होंने साफ साफ बताया नहीं, बट अंडरलाइंग टोन में ये दिख रहा था मुझे कि इंडियन ग्रोथ जो स्ट्रांग है उसके कारण शायद इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ सकता है। तो ये एक कॉशियस स्टांस उन्होंने लिया कि अभी भी 4% के ऊपर है, इसलिए मैं सावधान रहूंगा। तो शायद मार्केट के लिए ये अभी सुनील जी, मैं यही पूछने वाली थी, इन बिटवीन द लाइंस आप लोगों ने क्या पढ़ा है? और जोशी साहब, क्या आपको भी कुछ हिंट मिला कि अगली पॉलिसी में स्टांस क्या रहेगा? अच्छा, हम सब ये सुनना चाहते थे कि परहैप्स, या हिंट सुनना चाहते थे कि परहैप्स दिस इज द एंड ऑफ दैट रेट हाइक साइकिल। वो फिलहाल मुझे तो नहीं दिखाई दिया। आपने कुछ वैसा पढ़ा तो बताइए, या फिर अप्रैल पॉलिसी में वो साफ राइटिंग ऑन द वॉल आ जाएगी? पॉलिसी के बारे में बिल्कुल कोई हिंट नहीं दिया है। और ये भी उनका जो इन्फ्लेशन फोरकास्ट है 5.3% का अगले साल के लिए, वो भी काफी ऊपर है एक्चुअली, अगर वो उसको 4% पे लाना चाहते हैं। तो अभी वो अपने ऑप्शंस ओपन रख रहे हैं, और अगर इन्फ्लेशन नीचे आती है जितनी एक्सपेक्टेशन से, तो फिर आई थिंक स्टांस बदल भी सकता है। पर अभी फिलहाल मेरे को लगता है कि मुख्य कारण उन्होंने उनके स्टांस का ये है कि जो महंगाई की दर गिरी है वो वेजिटेबल्स के कारण है। और वेजिटेबल्स इतनी वॉलेटाइल होती हैं, ऊपर नीचे साल में कई बार होते हैं, तो उसको एक ड्यूरेबल रिडक्शन इन इन्फ्लेशन रेट नहीं माना जा सकता। तो इसलिए अभी वो उनके लिए आवश्यक था कि वो अपने ऑप्शंस अभी खोल के रखें। हमारा मानना यह है कि जो इंटरेस्ट रेट साइकिल है वो 6.5% पे पीक कर जाएगा, और हमारी इन्फ्लेशन की फोरकास्ट भी उनसे थोड़ा कम है। हम 5% पर हैं अगले साल के लिए, और ग्रोथ भी हम 6% मानते हैं, जो कि आरबीआई के 6.4 से भी कम है। तो ये एक तो उनका ग्रोथ फोरकास्ट ज्यादा है, उसके उस हिसाब से इन्फ्लेशन फोरकास्ट भी थोड़ा ऊपर हो जाता है। तो ओवरऑल आई थिंक इस समय उन्होंने यही, जिसको फूंक फूंक के कदम लेने वाली बात है, क्रॉस द रिवर बाय फीलिंग द स्टोन्स, आई थिंक उसके तहत उन्होंने अभी ऑप्शंस अपने खुले रखे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि वाकई में अभी भी आरबीआई गवर्नर को इतना कॉशियस स्टांस रखना चाहिए, जब बाकी ग्लोबली सिचुएशन इज नॉट एज बैड एज इट यूज्ड टू बी? लक्ष्मी, ये सवाल आपके लिए है। देखिए, अगर आप यूएस में अगर जॉब डेटा देखिए तो काफी मजबूती दिखाई है। यूएस में भी 3.40 का यूएस 10 ईयर आया था, अब 3.65 पे ट्रेड हो रहा है। तो ये अगर आप देखोगे, यूरोजोन में हालांकि थोड़ी नमी है, लेकिन वहां पे भी इन्फ्लेशन दिखाई दे रहा है हल्का सा। तो ग्लोबली थोड़ा बहुत जो कॉबवेब है वो हट चुका है, लेकिन जो डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं, वो अभी मजबूती की तरफ दिखाई दे रहा है। तो यूएस में भी अगर आप देखोगे तो इंटरेस्ट रेट ग्रेजुअली वो बढ़ ही रहा है, और शायद वो 5% पार कर जाएगा, जो कि फेड फंड रेट है। तो ये सब अगर आप एक साथ एक पिटारे में डालोगे, तो जो आरबीआई ने आज कहा है वो ठीक बात है। हालांकि मार्केट में हल्की सी मायूसी रहेगी कि उन्होंने एक्सप्लिसिटली नहीं बताया कि क्या वो यहाँ पे थमने का लक्षण दिखाई दे रहा है कि, और यहाँ से आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। बट ये बहुत जरूरी है हमें ध्यान रखना कि ग्लोबली मिक्स्ड ट्रेंड्स आ रहे हैं और डेटा पॉइंट्स अभी भी स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। एंड अभी भी मिक्स्ड है, इसीलिए शायद वो कॉशियस स्टांस। अच्छा, बाजार आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। निफ्टी बैंक का जब हमने चर्चा शुरू की, करीब 45 पॉइंट ऊपर था, ऊपरी लेवल से पूरे अपने गेंस को गवाता हुआ नेगेटिव टेरिटरी में आ गया है, और निफ्टी भी अब सिर्फ 17,800 के आसपास ट्रेड करता हुआ। राजेश पालविया, फटाफट से एक टेक चेक दीजिए निफ्टी बैंक पर, फिर मैं संजय सिन्हा को जोड़ूंगी चर्चा में। जब हमने देखी तो उसमें मार्केट ने जरूर एक अपटिक दिखाया, और 41,800 जो कि एक मेजर हर्डल था, उसके आसपास से वापस सप्लाई बने। वहां पे शॉर्ट कवरिंग एब्सेंट थी मार्केट में जब भी ये पुल बैक बना था। तो हमें लगता है 41,800 बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक उसके ऊपर हम क्रॉस नहीं होंगे, यहाँ पे सप्लाई बना रहेगा। ऑन द लोअर साइड हमें लगता है कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट अब जो बन चुका है मार्केट का, वो 41,300 के आसपास है।
अगर ये लेवल वॉयलेट होंगे तो फर्दर सेलिंग एक्सटेंड होते हुए दिखेगी। पॉलिसी के बाद हमने देखा कि कोई भी बैंकिंग स्टॉक्स में ऐसा मेजर मूव यहाँ पे बनते हुए नहीं दिखा। तो मार्केट में जो सेक्टर या स्टॉक स्पेसिफिक जो स्ट्रेंथ बनी हुई थी वही प्ले आउट होते हुए दिख रही। और निफ्टी भी देखें तो 17,850 के आसपास ही ट्रेड करते हुए मिला और वहीं से सप्लाई वापस बनते हुए दिखा। तो यहाँ पे दोनों ही इंडाइसेस में कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन अनवाइंड नहीं करी पॉलिसी के बाद भी। तो हमें लगता है कि अभी भी एक रेंज बाउंड सेशन ही देखने को मिलेगा जब तक 17,850 ब्रेकआउट नहीं होगा और 41,800 बैंक निफ्टी पे ब्रेकआउट नहीं होंगे। हमें लगता है रेंज बाउंड ट्रेड ही देखने को मिलेगा। इस 800 तो दिल्ली काफी दूर नजर आ रही है। संजय सिन्हा, आपका स्टांस क्या रहेगा? क्योंकि क्लियरली बैंकिंग सिस्टम में एक्सेस लिक्विडिटी अभी भी है, सरप्लस लिक्विडिटी दिख रही है, लेकिन लो ऑर्डर के साथ, यानी कि उस लिक्विडिटी को भी स्टेम करने के लिए वो कदम आगे आते हुए दिखाई देंगे और दोनों तरफ, एलएएफ के दोनों तरफ ऑपरेशंस देखने को मिलेंगे, ये भी हमने बयान सुना है। मार्केट के पर्सपेक्टिव से एक और मुद्दा था, जब पहले लगातार ब्याज दरों में इजाफा हो रहा था, वो करेंसी मैनेज करने की भी कोशिश की जा रही थी। करेंसी रेट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, लेकिन आप इस पर्टिकुलर पॉलिसी को मार्केट के कॉन्टेक्स्ट से कैसे देख रहे हैं और फ्लोज के लिहाज से कैसे देख रहे हैं? तो देखिए, इस पॉलिसी में तीन बातें हैं जो मार्केट के पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये कि जो 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक किया गया, आई थिंक वो मार्केट के एक्सपेक्टेशन में बिल्ट इन था। और चूंकि आरबीआई गवर्नर ने आगे के पॉलिसी रेट्स के बारे में कोई इंडिकेशन नहीं दिया, ये मेरे ख्याल से कुछ सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि अगर ग्लोबल एनवायरनमेंट ही इतना वोलेटाइल है, बोथ इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ रेट्स, तो शायद वो ये स्टांस नहीं लेते। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो ये कि अगर आपने ध्यान दिया हो तो उन्होंने FY24 के 4 क्वार्टर्स के जीडीपी ग्रोथ आंकड़े और इन्फ्लेशन के आंकड़े को भी इंडिकेट किया है। जो एक डिस्टर्बिंग बात है वो ये कि जीडीपी की ग्रोथ रेट अगर आप क्वार्टर दर क्वार्टर FY24 में देखेंगे तो वो शुरू होती है हाई लेवल से और चौथे क्वार्टर जाके वो 5% पर चली आती है, इवन दो एवरेज 6.4 होने की संभावना है। यानी कि ग्लोबल रिसेशन का एक्सपोर्ट पर जो असर पड़ेगा उसका हो सकता है हमारे जीडीपी ग्रोथ पर असर पड़ेगा, ये उन्होंने एक इशारा दिया। एंड कॉन्ट्रास्टिंगली इन्फ्लेशन का जो उन्होंने एस्टिमेट दिया अगले 4 क्वार्टर का, उसमें इन्फ्लेशन की दर नीचे के लेवल से शुरू होती है और चौथे क्वार्टर जाकर ऊपर चली जाती है। तो मेरे ख्याल से मार्केट को इस बात को फैक्टर करना पड़ेगा कि एट द एंड ऑफ द डे जो मार्केट के लेवल्स हैं वो बहुत हद तक अर्निंग्स पर डिपेंडेंट हैं, और अगर अर्निंग्स पर इन दोनों फैक्टर्स का असर पड़ेगा तो क्या हम FY24 में अर्निंग्स ग्रोथ की बहुत स्ट्रॉन्ग एस्टिमेट रख सकते हैं, वो मेरे ख्याल से जो दूसरी पर्सपेक्टिव है। तीसरी बात जो ये कि दर बढ़ाने का जो मेन कारण होता है वो ये कि आप बोरोइंग कम करें, लेकिन अगर आपने बैंक्स के जो रिजल्ट आए हैं इस क्वार्टर में देखे तो करीब करीब सारे बैंक्स की जो क्रेडिट ग्रोथ के फिगर्स हैं वो 15 से 20% हैं। तो उस माने में भारत की जो अभी की जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है उस पर क्रेडिट ग्रोथ के अगर इंडिकेशन को देखा जाए तो रेट बढ़ाने से उस पर असर नहीं पड़ा है। यहाँ पर मैं जोशी साहब आपसे एक पर्सपेक्टिव समझना चाहूंगी। जो ग्रोथ के आंकड़े सामने रखे हैं आरबीआई गवर्नर ने, और स्पेशली जहां पर वो कहते हैं कि अर्बन डिमांड जो है वो काफी रेजिलिएंट है, ट्रैवल टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी में अच्छा खासा पैसा खर्च हो रहा है। अब तक हम यही चर्चा कर रहे थे कि ग्रामीण इलाकों में डिमांड स्ट्रेंथन होने के साइंस नहीं है, दिसंबर ऑनवर्ड्स वो स्ट्रेंथ देखने को थोड़ी बहुत मिल रही है। वहां से क्या आपका डेटा क्या कहता है? क्या फिर ये दरें घटने का सिलसिला, वो उसका तो कोई आइडिया नहीं है, लेकिन एक पॉज का जो टाइम आना था, इफ नॉट नाउ परहैप्स अप्रैल, वो और एक्सटेंड हो जाएगा अगर ये रूरल डिमांड और पिकअप होती है? वो पॉज कब आ सकता है अगर यही डिमांड पिकअप रहा? देखिए, जैसा कि अर्बन एरियाज में डिमांड स्ट्रांग है क्योंकि जो सर्विसेज हैं कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज वो 2/3 अर्बन एरियाज में ही होती हैं, और रूरल एरिया का इसलिए इम्प्रूव हो रहा है क्योंकि जो जैसा कि गवर्नर साहब ने भी बताया प्रोस्पेक्ट्स क्रॉप के अच्छे हैं, तो उस वजह से थोड़ा उसको डिमांड को सपोर्ट मिलेगा। अब आगे चलते हुए आरबीआई कब पॉज करेगा, हमारा मानना ये था कि इस पॉलिसी के बाद रेट हाइक नहीं होगा
और क्यों उनकी टोन एग्रेसिव रहेगी। पर शायद जैसे कि आपने यूएस में भी देखा, फेड भी, गवर्नर साहब काफी एग्रेसिव हैं, पर उनके रेट हाइक छोटे होते जा रहे हैं हर अगली पॉलिसी में। तो हमारा अभी फिलहाल ये मानना है कि शायद इसके बाद रेट हाइक नहीं होगा, पर वो डिपेंड करेगा कि महंगाई की दर किस तरफ जाती है और डिमांड जो सिनेरियो है वो कितना रोबस्ट होता है। तो ये इन चीजों को लेके बहुत अनिश्चितता बनी हुई है। तो इसलिए एक तरह से जो पॉलिसी है वो डेटा ड्रिवन बन हो जाती है, और वो जिस तरह की इंफॉर्मेशन आएगी उसको डाइजेस्ट करके, उसको फैक्टर करके फिर डिसीजन लिया जाएगा। इनफैक्ट डेटा ड्रिवन का जिक्र तो कल जेरोम पावेल अपने स्पीच में भी करते हुए दिखाई दिए थे। लक्ष्मी, मैं करेंसी पर्सपेक्टिव से आपकी राय चाहती हूं। कंसिडरिंग अभी भी रुपया काफी कमजोर हो रहा है डिस्पाइट द फैक्ट कि डॉलर भी कूल ऑफ हुआ है, क्या वो भी एक कारण रह सकता है कि पॉज इज परहैप्स नॉट इन द नियर फ्यूचर? देखिए, फॉरेन फ्लोज और जो डॉलर का जो रुख रहेगा वो ज्यादा हद तक रेलेवेंट रहेगा रुपया के लिए। डेफिनेटली रेट हाइक की जो प्रक्रिया जारी की है वो अगर आप इसी पेस में चलते रहोगे, एंड अगर हम देख रहे हैं कि यूएस में अभी तक रेट हाइक का सिलसिला थमा नहीं है, ये दोनों चीजें भी बहुत अहम है रुपया के लिए। बट हाल में या फिर बहुत नियर टर्म में किस तरह विदेशी निवेशक पैसा लगाएंगे हमारे बाजार में, अब तक के अगर हम आंकड़े देखें तो शेयर बाजार में तो नेगेटिव है। बॉन्ड बाजार में ये कल का डेटा अगर आप देखोगे तो थोड़ा बहुत पॉजिटिव हुआ है। तो ये ट्रेंड हमारे हिसाब से रुपया के लिए ज्यादा बरकरार रहेगा। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप फ्यूचर्स मार्केट या स्वैप मार्केट देखो जो बॉन्ड मार्केट के है, वहां पे ये पॉलिसी से कोई असर नहीं पड़ा है। इसका ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद बाजार में ये उम्मीद है कि ये पॉज रहेगा, हालांकि कोई एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट नहीं हुआ है और उम्मीद पर दुनिया कायम है। सुनील सुब्रमण्यम, फाइनल टेक, जो लक्ष्मी पॉइंट रेस कर रही थी कि क्या विदेशी निवेशकों का पैसा भारत में आएगा, कुछ लक्षण दिख रहे हैं या फिर यहाँ पर भी इट्स एज अनसर्टेन एज दी ये जो पॉलिसी आउटलुक है? देखिए, ये अदानी का जो सिलसिला हुआ है उसके कारण जो एफआईएस की आउटफ्लो है, टिल उधर क्लैरिटी एमर्ज जाती है, मैं समझता हूँ कि नेगेटिव फ्लोस ही रहेंगे। अगर उसमें एक क्लैरिटी आती है और मार्केट सेटल होती है उस चीज के ऊपर, तो एफआईएस की वापसी जरूर देख सकते हैं। मगर ये अनसर्टन है क्योंकि अभी भी डरे हुए हैं हमारी ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर, और सॉरी मार्केट के ऊपर। ये जो अदानी के ऊपर जो हुआ है उसका असर अभी क्लियर नहीं है फॉरेन इन्वेस्टर्स, इसलिए वो थोड़ा कॉशियस है। तो रुपये पर दबाव रहेगा अंटिल एफआईआईस रिटर्न। टू स्क्वायर वन, अनसर्टेनिटी का सिलसिला शायद जारी रहेगा। वक्त हो रहा है इस बीच एक छोटे से ब्रेक का। निफ्टी बैंक 30 पॉइंट नीचे इस समय ट्रेड करता हुआ, डे हाई से अच्छा खासा कूल ऑफ मार्केट दिखा चुका है। हालांकि 17,800 के आसपास निफ्टी स्टेबल है 90 पॉइंट की बढ़त पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे लिए समय निकालकर पॉलिसी पर एक क्विक टेक देने के लिए। मार्केट का हाल रेडार पर रखेंगे, जहां पर आप देखिएगा बैंक्स ही हैं जहां पर हम देख रहे हैं वो कूल ऑफ नजर आ रहा है। लेकिन आपने सुना गवर्नर साहब ने एक और 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक, रेपो रेट में इजाफा कर दिया है। अब इसका असर आपकी लोन्स पर क्या रहेगा उसका एक इंडिकेशन हम लेते हैं। एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर अश्विनी कुमार हमारे साथ है। कुमार साहब, मैं कई जानकारों से बात कर रही थी और ये कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड था। क्या ये भी हम एक्सपेक्ट करें कि बैंक्स एसबीआई जैसे पास ऑन करेंगे इस रेट हाइक को तुरंत प्रभाव से? देखिए, रेट हाइक्स तो आजकल पास ऑन हो रही हैं क्योंकि हमारे काफी सारे लोन्स जो हैं रिटेल खास तौर से वो एक्सटर्नल बेंचमार्क से लिंक्ड हैं, जो हमारे केस में रेपो है। तो जैसे जैसे रेपो बढ़ता है ये रेट हाइक्स अपने आप ही प्राइस इन होकर के पास ऑन हो जाती हैं। इसके अलावा एमसीएलआर वाले लोन भी हैं जो एक लैग के बाद पास ऑन होते हैं, जिसमें 3 महीने या 6 महीना डिपेंड करता है कितने टेनर का एमसीएलआर कस्टमर ने लिया हुआ है, तो उस समय वो हाइक होते हैं। तो कुछ लोन लैग के साथ में, लेकिन काफी सारे लोन जो रिटेल में हैं खासतौर से वो तो तुरंत ही पास ऑन हो जाते हैं। तो इसलिए आपकी बात सही है, ये लोन्स ये हाइक जो है पास ऑन होगी। क्या ये डिपॉजिट्स में भी हम कन्वर्ट होता देखेंगे? क्या वो डिपॉजिट रेट्स भी आप उसी रेशियो में बढ़ाएंगे? क्या उतना कंफर्ट है? जी, डिपॉजिट रेट्स तो पहले से ही बढ़ रहे हैं और सबसे जो अभी खास बात है वो ये कि पिछले 2 क्वार्टर्स में जो लोन ग्रोथ हुई है, डिपॉजिट ग्रोथ परसेंटेज टर्म्स में और एब्सोल्यूट टर्म्स में भी उससे ज्यादा हुई है।
लोन ग्रोथ ज्यादा हुई है डिपॉजिट से, तो इससे पता लगता है कि जो प्रेशर है डिपॉजिट्स पे ऑलरेडी चल रहा है। और ये भी हो सकता है कि जितनी लोन रेट में ग्रोथ हो रही है, गोइंग फॉरवर्ड डिपॉजिट रेट में उससे ज्यादा ग्रोथ हो, क्योंकि अभी अगर लोन ग्रोथ को फंड करना है तो डिपॉजिट रेज करने पड़ेंगे, और जहां भी अच्छा रेट मिल रहा है कस्टमर्स वहां जा रहे हैं, तो ये प्रेशर डिपॉजिट रेट्स पे ऑलरेडी है, और हम डिपॉजिट रेट बढ़ाते आ रहे हैं और बढ़ाएंगे भी आगे। किस तरह की रेंज आपको लार्जली डिपॉजिट रेट्स में आती हुई दिखाई दे रही है अश्विनी जी? मैं आपका क्वेश्चन पूरा सुन नहीं पाया, आपने क्या बोला? डिपॉजिट रेट्स किस रेंज में रहेंगे यहां से आगे आने वाले अज्यूमिंग 2 क्वार्टर्स में? देखिए, डिपॉजिट रेट्स बढ़ रहे हैं बराबर, और क्या रेंज कह पाना मुश्किल है, क्योंकि ये थोड़ा सा लैग से बढ़ना शुरू हुए थे एज कम्पेयर टू लोन रेट्स। लेकिन फिर भी मैं ये मान सकता हूँ कि ज्यादातर बैंक्स में जो भी डिपॉजिट रेट्स हैं इसमें 6.5-7 की रेंज में हैं, कुछ तो स्पेशल स्कीम्स में इससे ज्यादा भी दे रहे हैं। मैं टीडीआर की बात कर रहा हूँ। तो फिक्स डिपॉजिट में हम देख सकते हैं कि जितना भी आरबीआई की हाइक हुई है, इतना तो डेफिनेटली पास ऑन होगा, लेकिन हो सकता है अगर ये डिमांड लोन की इसी तरह बढ़ती रही तो डिपॉजिट रेट में इससे ज्यादा भी बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि ये लैग से चल रहा है। ओके, मैं फिर ओवरऑल ये भी आपसे समझना चाह रही हूँ अश्विनी जी, आपने कहा ऑफ कोर्स आपका जो रेट्स है वो सीधे रेपो से कनेक्टेड है, तो जैसे रेपो रेट बढ़ती है वैसे वैसे आप लोग पास ऑन करते हैं। क्या कुछ डिमांड में किसी तरह की कमी देखने को मिली है डिस्पाइट द फैक्ट कि लगातार हमने इन रेट्स में इजाफा दिखा है? अर्बन इंडिया स्पेशली, और ग्रामीण इलाकों से क्या सिग्नल मिल रहा है आपको, जहां पर आप लोग अपना अच्छा खासा बिजनेस की पकड़ भी रखते हैं? देखिए, इस डिमांड रेट में कहीं कोई कमी नहीं है, इनफैक्ट वो बढ़ रहा है। पिछले 2 क्वार्टर्स में लोन ग्रोथ काफी अच्छी हुई है, और हमारी सिस्टम की लोन ग्रोथ करीब 17% है, जो कि पिछले कई सालों में हाईएस्ट है, और हमारी भी लोन ग्रोथ इसी रेंज में रही है। तो अभी तक क्या हो रहा था, 2 क्वार्टर तक के पहले तक की कॉर्पोरेट लोन ग्रोथ नहीं हो रही थी, लेकिन पिछले 2 क्वार्टर से इंटरनेशनल मार्केट्स में जो चेंज आ रहे हैं और डॉलर के जो रेट बढ़े हैं, उसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट से हटके काफी सारे कॉर्पोरेट्स अब डोमेस्टिक बैंकों से लोन ले रहे हैं। तो इस वजह से लोन ग्रोथ काफी स्ट्रांग है, किसी तरह की कोई रिडक्शन, कोई भी कमी दिखाई नहीं पड़ रही है किसी भी सेगमेंट में, चाहे वो एसएमई हो, चाहे एग्रीकल्चर हो। आपने रूरल की बात की, तो रूरल में भी हमारी लोन ग्रोथ लास्ट जो दिसंबर क्वार्टर था उसमें करीब 11-12% रही है, तो काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है सारे ऑल अक्रॉस। तो इसलिए अभी तक इसका असर नहीं दिखाई पड़ रहा है, बट हमें ये भी समझना चाहिए कि जो भी रेट हाइक्स हुई हैं उसको बहुत समय नहीं हुआ है, और इन अ शॉर्ट पीरियड बहुत सारी हाइक्स हुई हैं, तो इसका असर कई बार लैग से आता है। जैसे जैसे ईएमआई बढ़ती है या किस्तों का जो भार है वो बढ़ता है, तो आगे चल के इसका असर थोड़ा बहुत हो सकता है, बट अभी तक कोई भी इसका असर नहीं दिख रहा है। अश्विनी कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो ये है एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर, जो साफ कह रहे हैं कि जी हाँ, जो रेपो रेट में इजाफा हुआ है वो आगे पास किया जाएगा, और सिर्फ आपकी ब्याज ही नहीं बढ़ेगी, लोन पर ब्याज नहीं बढ़ेगा। अगर आप एफडी के लिए बैंकों में पैसा पार्क कर रहे हैं वहां पर भी ज्यादा ब्याज आपको मिलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि बैंक्स को पैसे रेस करने का वही एक जरिया है कि वो भी आपको ज्यादा ब्याज दें। चलिए इस मोड़ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद फोकस मार्केट के एक्शन पर जारी रहेगा। बने रहें CNBC आवाज के साथ।